हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है आ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर्स एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्किल से बना हुआ है जिसका सेंटर अल्टरनेटिव है, यानी पहले ए है सेंटर, फिर बी हो जा रहा है, फिर सी, फिर डी, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और उनकी रेडियस जो है वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर। यानी कि इनके जो इन सक्सेसिव सेमी सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कि एपी ऑफ रेडियस, यानी हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू दी गई है उनकी एपी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं निकाल के बाहर 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर क्वेश्चन ने पूछा ये है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि अगर ये जो सेमी सर्किल यहाँ बना हुआ है इस तरह से अगर 13 स्पाइरल बनाए जाएँ तो उनकी हमें टोटल लेंथ चाहिए। यानी हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल पूछी गई है। तो 13 सेमी सर्किल की लेंथ कैसे निकलेगी, जैसे समझ लीजिए सवाल को थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं ये लोग कि सेमी सर्किल की लेंथ, तो सेमी सर्किल की लेंथ तो ये है और इसे हम क्या कहते हैं, सर्किल का सरकमफ्रेंस कहते हैं, क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस। फिर ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट सेमी सर्किल, इसकी लेंथ L1। फिर ये वाला हो गया नीचे वाला सेकंड सेमी सर्किल जिसकी लेंथ L2, और ये हो गया हमारा थर्ड सेमी सर्किल जिसकी लेंथ L3 है, और ये नीचे वाला हो गया हमारा फोर्थ सेमी सर्किल जिसकी लेंथ क्या होगी, L4 होगी। तो इस तरह से हमें L1, L2, L3, L4, L5, L6, L12, L13 तक हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने राइट किया कि L13 के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट की तो निकाल लें कि फर्स्ट जो सेमी सर्किल है उसकी लेंथ क्या होगी। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल कह दें या सेमी सर्किल कह दें, फर्स्ट स्पाइरल क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो जब सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr का आधा, 2πr का आधा कर देंगे तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकल आएगा। यानी यहाँ से हमारे पास जो सरकमफ्रेंस निकल के आया या जो हमारे हम कहें लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल निकल के आई वो क्या है, πr1 है। तो यही तो है r1 0.5 फर्स्ट रेडियस, फिर सेकंड रेडियस 1.0, 1.5। अच्छा, अब अगर हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल, हमें क्या चाहिए, 13 स्पाइरल्स की लेंथ चाहिए। तो 13 स्पाइरल्स की लेंथ के लिए पहली वाली स्पाइरल की लेंथ, दूसरी वाली की लेंथ, तीसरी वाली की लेंथ, चौथी वाली की लेंथ, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले की लेंथ πr1 है, तो भाई दूसरे की लेंथ कितनी होगी, πr2 होगी, तीसरे की कितनी होगी, πr3 होगी, और डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, πr13 तक चलता रहेगा। अच्छा, अगर इसमें से हम पाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, r13 तक चलेगा। यानी पाई तो हमें पता है, क्वेश्चन ने बोला भी है कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7, लेकिन r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 r13 तक इन सभी का सम हमें यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो एक एपी भी फॉर्म कर रही है। तो एपी में हम सम कैसे निकालते हैं, तो सम कितने टर्म्स का निकालना है, 13 टर्म्स का। तो बस सिंपली हम एपी वाले मेथड से S13 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इस डाटा से। तो S13 के लिए हमें क्या करना होगा, n/2 रखेंगे हम, n कितना है 13 है, तो हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 × a, यानी कि फर्स्ट टर्म इसका रेडियस वाला कितना है 0.5, तो हो गया 2 × 0.5 प्लस n-1 × d। तो n में से 1 जाएगा यानी 12, और 12 में d का मल्टीप्लाई कराएंगे। d क्या है, 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, d निकल आएगा। d कितना होगा, 0.5 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 0.5 और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये 13/2 तो एज इट इज़ रहेगा। 2 में हम 0.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1
क्योंकि 5 2 10 और एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.0 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। और 12 5 60 करेंगे तो ये 6.0 आएगा। तो 6 और 1 ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने S13 या हम ये कहें कि ये जो AP दी गई है इसमें 13 टर्म्स का जो सम हमने निकाला है वो है 13/2 × 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है ना, 13/2 × 7 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल लिया, इसके हिसाब से S13 सम ऑफ 13 टर्म्स निकाल लिया। और अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने इन रेडियस के 13 तक जो रेडियस है, 13 स्पायरल की जो रेडियस है उनका सम फाइंड आउट कर लिया, यानी हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, टैकल कर लिया ऐसे। इसका आंसर कितना निकाला हमने, 13/2 × 7। और पाई की वैल्यू रख दे बस यहाँ पे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। दोनों सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का डिवाइड 22 में देंगे 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 13 में कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन था। हमसे सिर्फ 13 स्पाइरल्स का सम पूछा था, उनकी लेंथ पूछी गई थी। तो हमने एक स्पाइरल की लेंथ निकाल ली कि πr1 है, तो 13 की कितनी होगी, πr1 πr2 πr3 ये सब करके फिर पाई हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ पे रेडियस आ गई ब्रैकेट में, और रेडियस हमें एक AP के फॉर्म में दी हुई थी, तो सारी रेडियस का सम हमने S13 के हेल्प से निकाल लिया। बस यहाँ पे वैल्यू राइट की, सॉल्व किया और 143 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, के 200 लकड़ी के ढेर हैं, उन्हें एक फॉलोइंग मैनर में स्टैक किया गया है, उनका ढेर लगाया गया है। कैसे किया गया है, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 200 logs हैं, 200 जो लकड़ी के टुकड़े हैं उन्हें हमें यहाँ पे अरेंज किया गया है। किस तरह से अरेंज किया है कि लास्ट वाली रो में, हम कहें सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग को रखा गया है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, NCERT की तरह बनाने की कोशिश की है, NCERT में फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे लास्ट वाली रो में कितने हैं, 20 logs हैं। फिर बोला है 19 इन द नेक्स्ट, इस वाली में 19 है और फिर उसके ऊपर वाली में 18 है, और ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक ऐसा करेंगे हम, जब तक हम पूरे के पूरे 200 logs को यहाँ पे एक के ऊपर एक करके रख नहीं लेते। फिर आगे बोला है क्वेश्चन ने, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। क्वेश्चन ने बोला है कि कितने रोज में आप 200 logs को रख पाएंगे, एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स रखे होंगे। जैसे यहाँ पे अभी 1 2 3 जो है रो बन चुकी हैं, 3 के बाद ये 4 5 6, हमें नहीं पता है कि कितनी रोज़ बनेंगी। तो अगर हम AP के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ने नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछे हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ लॉग्स पूछे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ़ लॉग्स और AP के हिसाब से नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से 200 लॉग्स टोटल लॉग्स हैं, और अगर हम AP के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो 200 है वो हमें क्या दिया गया है, SN दिया गया है। SN की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 दी गई। और क्वेश्चन ने जो बता रखा है कि उसके जो लास्ट वाले जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, यानी यहाँ से ये जो नीचे वाला है सबसे लास्ट वाला, तो ये इनके हिसाब से तो लास्ट रो है, लेकिन AP के हिसाब से ये क्या बन गया, लास्ट टर्म बन गया। यानी कि जो हमें लास्ट टर्म दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और क्वेश्चन ने ये पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट रो में कितने लॉग्स होंगे फाइंड आउट कीजिए। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि फर्स्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, लेकिन अगर AP के हिसाब से देखें तो फर्स्ट रो या हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि क्वेश्चन हमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, A = भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये 2 चीज़ें दी गई हैं और 2 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम यहाँ से इसे उठाएंगे L वाले को, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले को। लास्ट टर्म = कितना बोला है, 20 बोला है। अगर हम लास्ट टर्म कह दें या हम यहाँ पे AN कह दें तो AN भी तो 20 ही है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे जो है जितने भी होंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स, उसमें जो लास्ट वाला टर्म है हमारा वही तो AN होगा, वही लास्ट टर्म होगा, और वो कितना दिया है, 20 दिया है। तो AN का फॉर्मूला यहाँ जब हम रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा A + N - 1 × D = 20। अच्छा, यहाँ पे AP भी फॉर्म हो रही है। कैसे AP बन रही है, पहले 20 फिर 19 फिर 18, लास्ट में कितना है, 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 20 है, 18 है, और इसी तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, तो ये एक AP फॉर्म कर रही है। अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि ये बताइए कि कॉमन डिफरेंस D कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलता है, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा। 20 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे,
1 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस D कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है A प्लस n-1, n भी हमें नहीं पता है, और D की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ रखने ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़ इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आई निकल के, A इज़ इक्वल टू 20 के पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल के उस तरफ चली जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का n माइनस का n हो जाएगा, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, कितनी फाइंड आउट की, A की वैल्यू 21 माइनस n, A की वैल्यू हमने n के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिए, A इज़ इक्वल टू 21 माइनस n। अब इसी तरह से हम Sn का फॉर्मूला रखेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन ने हमें Sn दिया हुआ है 200, यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, जो जो डाटा हमें पता है वो रख देंगे और फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, जो कि हमें पता नहीं है, तो n/2 का n/2 रख दिया, इंटू 2 इंटू A। तो 2 इंटू A के लिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे, और A की वैल्यू जो यहाँ पे थी उसे यहाँ पे रख देंगे हम A की वैल्यू को। तो A की वैल्यू कितनी है 21 माइनस n है, तो यहाँ पे हमने रख दी 21 माइनस n। उसके बाद प्लस n-1 इंटू D, तो n-1, और D तो हमें पता है कितना है 1, तो 1 का 1 रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने नहीं रखा, n-1 यहाँ पे कर दिया हमने ऐसे ब्रैकेट में। ब्रैकेट ना भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन तो कोई ऑल्टर होगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो और इक्वल में क्या रखना होगा हमें, इक्वल में रखना होगा हमें 200 को। तो ये डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया n का n, और यहाँ इक्वल में कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। बाकी बीच में अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 21 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, माइनस 2 का n में कराएंगे 2n हो जाएगा, प्लस n-1 और ब्रैकेट क्लोज। ये n-1 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा दिया तो 42 माइनस 2n हो गया, और n एक बाहर था, ये डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में चला गया। अब इस n पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ n का मल्टीप्लाई भी करा लेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व कैसे होगा, 2n में से n जाएगा, कितना बचेगा -n बचेगा, और 42 में से 1 जाएगा तो 41 बचेगा। तो ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर। यहाँ से n बचा था, n का n में मल्टीप्लाई कराएंगे n स्क्वायर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 400। तो ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। अगर हम इसे सीधा करके राइट करना चाहें, यानी इस n स्क्वायर को पॉजिटिव करना चाहें, तो इन दोनों नंबर्स को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जब n की वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें a भी पता चल जाएगा। जब हम 21 में से n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a भी आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वही तरीका है, हम a का c में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसका फिर हम LCM लेंगे तो 2 से करेंगे, ऐसे 2 2 4 200 आ जाएगा, 2 से अगेन करेंगे, 2 1 2, फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, 0 का 0, 2 से फिर से करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10। अब ये 5 से 2 बार चला जाएगा, 5 1 5 5 25 और 5 1 5। तो यहाँ पे हमारे पास हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमें यहाँ पे इन सभी फैक्टर्स से, प्राइम फैक्टर्स से, दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए -41 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए। तो यहाँ पे देखो 5 5 25 कर लें, और 2 2 4, 2 8, 2 16 कर लें। यानी कि अगर हम 16 और 25 लेते हैं तो आप देखिए हम जब इन्हें ऐड करेंगे 6 5 11 की 1, कैरी आई 1, 2 1 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर है तो 400 तो आना ही है। बस देखना ये है कि यहाँ पे माइनस का 41 आना चाहिए, तो -41 के लिए हम दोनों माइनस के ले लेंगे, दोनों माइनस के लेंगे, ऐड भी हो जाएंगे और आंसर माइनस में भी आएगा, क्योंकि माइनस का 25 यहाँ पे बड़ा है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 400 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी अब हम इस मिडिल टर्म को, इस -41n को स्प्लिट करने वाले हैं, किससे, -16 और -25 से। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400। मिडिल टर्म को हमने -16 और -25 से रिप्लेस कर दिया और 0 के इक्वल कर दिया ऐसे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, n कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा n -16, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन है माइनस का 25, क्योंकि यहाँ से 25 में चला ही जाएगा ये डिवाइड, और 25 का डिवाइड इस 400 में भी चला जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे n,
और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस n बचा है। डिवाइड दे रहे हैं ना हम, अब 25 का डिवाइड इसमें देंगे तो 25 4 ज़र ये 100 चला जाएगा, और 4 4 ज़र कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही टर्म्स में n माइनस 16 है तो n माइनस 16 को कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ डिवाइड देंगे n बचेगा, और इसमें डिवाइड देंगे इस वाले टर्म में तो 25 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं हमारे पास वो कितने आ रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे, जब इसे 0 के इक्वल करेंगे तो n आ जाएगा 16, और जब इसे 0 के इक्वल करेंगे तो n आ जाएगा 25। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ लॉग्स के हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, सॉरी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं उनके दो आंसर आ गए निकल के 16 और 25। तो ये तो कन्फ्यूजिंग बात हो गई, एक ही आंसर सही होगा, दो थोड़ी ना सही हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है, उसके लिए हम a फाइंड आउट करेंगे। जो वाली n की वैल्यू जो भी n की वैल्यू हमें a की करेक्ट वैल्यू देगी या a की पॉजिटिव वैल्यू देगी, वही n की वैल्यू सही होगी। तो जब n की वैल्यू 16 रख रहे हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 21 माइनस 16 हो जाएगा, और जब n की वैल्यू 25 रखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 25। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4, और यहाँ से जब निकालेंगे 11 में से 6 जाएगा 5, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म का आंसर कितना आएगा 5। तो हम ये बोलेंगे कि भाई जो नंबर ऑफ़ लॉग्स हैं, यानी कि किसी भी रो में जो नंबर ऑफ़ लॉग्स हैं वो कुछ ना कुछ तो रखी ही जाएंगे, नेगेटिव में थोड़ी ना नंबर ऑफ़ लॉग्स रख सकते हैं, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा। और जब ये गलत है तो इसे भी हम नहीं मानेंगे, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ ना तो 25 होंगी और ना ही हमारे फर्स्ट रो में -4 लॉग्स रखे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ का आंसर होगा 16, और जो हमारे फर्स्ट रो में जितने लॉग्स होंगे कितने होंगे 5 लॉग्स होंगे, ताकि हम 200 लॉग्स को यहाँ पे स्टैक करके रख सकें। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। There are 10 potatoes in a line. A competitor starts. अच्छा, पहले यहाँ तक का एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये कह रहा है कि एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें कि बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा गया है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इनका इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ पे बकेट रखी गई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो कि ये बकेट है वो पहले पोटैटो से, ये मान लीजिए पोटैटो रखा है, पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। फिर क्वेश्चन ने कहा है एंड अदर पोटैटोज़ प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और बाकी के जितने भी सारे पोटैटोज़ हैं वो जो है वो आपस में 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यहाँ 5 मीटर है दूरी और यहाँ पे 3 मीटर है, हर एक पोटैटो को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और क्वेश्चन ने यह भी हमें बताया है कि टोटल पोटैटोज़ कितने हैं 10 है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना देयर आर 10 पोटैटोज़ इन 1 लाइन। अच्छा, आगे यहाँ पे कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, पिक्स अप नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विथ इट, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato and runs to the bucket and drops it in and she continues in the same way। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से उसने शुरू किया और वो दौड़ी वो लड़की और उसने फर्स्ट पोटैटो को पिकअप किया, फर्स्ट पोटैटो उठाया, उठाने के बाद वापस लौट के आई और फिर बकेट में डाला, फिर दोबारा से दौड़ी सेकंड पोटैटो पर गई, सेकंड पोटैटो उठाया और वापस से आकर बकेट में रखा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एरोस से दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारा फर्स्ट पोटैटो लड़की ने जब उठाया 5 मीटर की दूरी कवर की और फिर वो 5 मीटर की दूरी दोबारा कवर करके उसे बकेट में डालने आई। फिर क्या हुआ कि दोबारा से उसने भागना स्टार्ट किया और सेकंड पोटैटो तक गई, यहाँ से लेके सेकंड पोटैटो तक गई और फिर सेकंड पोटैटो उठाने के बाद अगेन उसने पहले बकेट में डाला, फिर वो थर्ड पोटैटो उठाने गई, फिर थर्ड को बकेट में डाला। इसी तरह से हर बार क्या कर रही है कि हर बार पोटैटो लेगी और फिर वापस से रखने आएगी बकेट के अंदर और फिर जाएगी दोबारा से वहीं से नेक्स्ट पोटैटो पे और फिर बकेट में रखने आएगी। तो इस तरह से इनका जो डिस्टेंस कवर्ड है एवरी पोटैटो के लिए, हर एक पोटैटो के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो एक एपी फॉर्म कर लेगा, है ना। और क्वेश्चन ने कहा है कि इस तरह से वो करती रहेगी, कब तक करती रहेगी, जब तक सारे पोटैटोज़ को बकेट में नहीं रख देती। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज़ टू रन, क्वेश्चन ने पूछा है कि जो कंपटीटर है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। तो अगर ये होता कि सिर्फ उठाना होता पोटैटोज़ तो क्वेश्चन अलग ही हो जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बार उसे पिकअप भी करना है और उसे वापस से बकेट में रखना भी है। तो जैसे एक बार फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की,
तो फिर दोबारा से उसे रखने आएगी तो फिर 5 मीटर कवर करेगी। यानी हर बार हर पोटैटो उठाते वक्त तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बकेट से उस पर्टिकुलर पोटैटो तक, वो डबल टाइम कवर करेगी, एक बार उठाने के लिए और एक बार रखने के लिए। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, अच्छा पहले एपी फॉर्म कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड की। तो देखो फर्स्ट पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की, 5, दिख रहा है सबको क्लियरली। यहाँ से भागना स्टार्ट किया और ये फर्स्ट पोटैटो था तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 5, ठीक है। यहाँ गई और वापस आ गई, फिर से यहाँ पे स्टैंड हो गई। अब यहाँ से जब वो रन करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ जाएगी सेकंड पोटैटो तक। तो सेकंड पोटैटो की दूरी कितनी हो जाएगी बकेट से, 5 + 3 8 मीटर हो जाएगी। यानी कि जो इसका सेकंड टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म, जब यहाँ से उसने उठाया सेकंड पोटैटो 8 मीटर ट्रैवल करके, 8 मीटर वापस गई, बकेट में रखा और फिर अब दोबारा से रन करेगी, यहाँ तक जाएगी थर्ड पोटैटो तक। तो थर्ड पोटैटो की डिस्टेंस कितनी है बकेट से, ये 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से हम डॉट डॉट करके बोल सकते हैं कि 10 जो हमारे पोटैटो रखे हुए हैं, पूरे 10 पोटैटोज़ जो हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो एक एपी फॉर्म कर रही है, 5, 8, 11। अच्छा क्वेश्चन ने हमसे टोटल डिस्टेंस पूछी, यानी उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ जाने जाने वाली डिस्टेंस बताओ कि जिसमें वो पिकअप कर रही है पोटैटो, पिकअप के साथ साथ जो पुटअप कर रही है उसमें बकेट में, उसकी भी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं क्वेश्चन को। हम पहले पिकअप वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की सिर्फ सारे पोटैटोज़ को पिकअप करने में। जब वो निकल आएगी तो जितनी डिस्टेंस पिकअप करने में ट्रैवल की होगी उतनी ही डिस्टेंस सेम उसने बकेट में पुटअप करने में भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। यानी जितनी जाने में डिस्टेंस कवर की है उतनी ही आने में की है। तो मान लीजिए आंसर हमारा 20 आ गया जाने की डिस्टेंस कवर करने वाला, तो जो हमारा टोटल आंसर होगा वो 20 का 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि गई भी है और लौट कर आई भी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यानी हमें क्या चाहिए, इन सभी जो डिस्टेंसेस का सम चाहिए। तो सभी डिस्टेंसेस का सम यहाँ पे, लेकिन एपी के हिसाब से हमें S10 चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए। तो S10 निकालने का फॉर्मूला सिंपल वही रखेंगे हम, n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ से देखेंगे फर्स्ट टर्म 5 है हमारा, कॉमन डिफरेंस है d कितना है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स तो उसने बोले ही है कि जब 10 पोटैटो है तो 10 टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे हो गया 10/2, 2 का डिवाइड 10 में देंगे कितना आ जाएगा 5, 2 का मल्टीप्लाई a में कराना है तो 2 5 ज़र कितना हो जाएगा अंदर यहाँ पे 10 + n-1, तो 10 में से 1 जाएगा 9 × d की वैल्यू कितनी है 3, जो कि हमने यहाँ पे रख दी। तो ये हो गया 9 3 ज़ा 27 और 27 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और हमें 5 का मल्टीप्लाई भी कराना है। तो जब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18, यानी ये आ गया हमारे पास 185। 185 जो आया है वो क्या आया है, सिर्फ पिकअप करने की जो डिस्टेंस है ना, पिकअप की डिस्टेंस आई है ये सिर्फ निकल के। हमें तो क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो हमने यहाँ पे राइट किया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू 185 का हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2 टाइम्स हम क्यों कर रहे हैं। ये वाली जो आंसर निकल के आया है 185 मीटर, ये तो सिर्फ उसके पिकअप का निकल गया, यानी उसने जब पहला पोटैटो उठाया तो इतनी डिस्टेंस कवर की, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, हम लौटने की बात ही नहीं कर रहे अभी। अब यहाँ पर जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने और जाने दोनों डिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 5 ज़ा 10 की 0, कैरी आई 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 की 7, कैरी आई 1, 2 1 ज़ा 2 और 3, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 370 मीटर आएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं।